जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रेसी और समरी राइटिंग। देखिए, प्रेसी जो है ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग भी समरी राइटिंग ही होता है। हर काम करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन पे अमल करके काम आसान बनाया जा सकता है। अगर हम देखें, नीचे डेफिनेशन लिखी है कि अ प्रेसी, इट इज़ प्रोनाउंस एज प्रेसी, इज़ अ हाईली कंसाइज एक्यूरेट समरी ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट और स्पीच। तो प्रेसी जो है वो किसी टेक्स्ट की या किसी पैसेज की समरी ही होती है। तो समरी और प्रेसी एक ही चीज़ के नाम है। और लास्ट लाइन अगर पढ़िए, यूजुअली टू अबाउट वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ये असल जो उसकी पैमाइश है, लंबाई है टेक्स्ट की, उसका वन थर्ड होती है। ठीक है, ये अब हम इसके मुताबिक समझेंगे, सीखेंगे कि आसानी के साथ समरी या प्रेसी किस तरह लिखी जा सकती है। अ, इस स्लाइड पर वो 3 स्टेप्स दिए गए हैं। नंबर 1, काउंट द सेंटेंसेस एंड कीप ओनली वन थर्ड। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके सामने जो टेक्स्ट है, जो पैसेज है, उसमें जहाँ पे फुल स्टॉप्स हैं उसके ज़रिए आपने टोटल सेंटेंसेस काउंट कर लेने हैं। क्वेश्चन मार्क भी हो सकते हैं या फुल स्टॉप्स हो, तो आपने टोटल सेंटेंसेस काउंट कर लेने हैं। ये पहला स्टेप है। और उसके बाद आपने उसका वन थर्ड बनाना है। अगर 6 सेंटेंसेस थे तो उसका वन थर्ड 2 सेंटेंसेस होगा। अगर 9 थे तो 3 होगा। अगर 12 सेंटेंसेस थे तो उसका वन थर्ड 4 सेंटेंसेस होगा। बिलफर्ज अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे कि अगर 7 सेंटेंसेस हैं 6 की जगह, तो तब भी समरी जो है वो 2 ही बनेगी, 2 सेंटेंसेस की समरी बनेगी। और अगर वो 10 सेंटेंसेस है तो 3 सेंटेंस की समरी बनेगी। तो उसमें फिर हम अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे, अंदाजे के साथ हम उसको वन थर्ड कर देंगे। लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। वन थर्ड से ज़्यादा लिखने से वो समरी नहीं रहेगी बल्कि पैराग्राफ बन जाएगी, और इस तरह से आप पूरे मार्क्स हासिल नहीं कर सकेंगे। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है, नाउ अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। अब आपने टेक्स्ट को पढ़ना है गौर से। एक मर्तबा हाथ में आपने पेन या पेंसिल रखनी है, और जो भी आइडियाज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों उनको आपने अंडरलाइन करना है। ये पूरे पूरे सेंटेंस भी हो सकते हैं या चंद अल्फाज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब वन थर्ड की ऑप्शन है, तो आपने पूरा पैसेज कॉपी पेस्ट नहीं करना, पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट नहीं करना। इस तरह आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। वो कानून के ख़िलाफ़ है, इस तरह नंबर नहीं मिला करते। तो आपने ज़रूरी मालूमात, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सेम रहेगी लेकिन अल्फाज अब आपके अपने होंगे। थर्ड स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। फाइनली, री राइट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने समरी लिखनी है अपने अल्फाज में, उन मुंतखब शुदा अल्फाज के ज़रिए, मालूमात के ज़रिए। तो ये स्टेप अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए उनके नंबर प्रेसी राइटिंग में या समरी राइटिंग में नहीं आते। आपने बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो कि एक जुर्म है, और इसकी सज़ा के तौर पर नंबर नहीं आते। ठीक है, तो आपने अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में थोड़ा सा चेंज करके ख्यालात लिखने हैं। ख्यालात तो वही होंगे लेकिन अल्फाज आपके अपने होंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। बिल फर्ज, फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में आपको ये पैसेज मिलता है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब हमने रूल अप्लाई करना है, वही 3 स्टेप्स, ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए, मैंने आपकी आसानी के लिए नेक्स्ट पेज पर यही टेक्स्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है, यानी इस पर तीनों स्टेप्स अप्लाई किए हुए हैं। तो वो टेक्निक्स के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये वही पैसेज है, वही टेक्स्ट है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि काउंट द सेंटेंसेस एंड कीप ओनली वन थर्ड। तो मैंने इन तमाम सेंटेंसेस को काउंट किया तो ये 6 सेंटेंसेस थे। अब इसका वन थर्ड क्या होगा? 2 सेंटेंसेस। इसका मतलब ये है, आपने याद रखना है कि हमारी समरी 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा ना हो। ठीक है, हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि कुछ ख्यालात बड़े अहम होते हैं, तो हम एक सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, कॉमा डालकर या कंजंक्शन
اینڈ بٹ لگا کر ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. اس سے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن ہم نے 3 سینٹینسز نہیں کرنے. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیک ہے, یہ بنیادی اصول ہے. تو 6 سینٹینسز کی سمری 2 سینٹینسز پہ مشتمل ہوگی. اس کو پریسی کہہ لیجیے آپ. اچھا, اب دوسرا ہمارا اسٹیپ کیا تھا کہ ہم نے انڈر لائن دا موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ پورے سینٹینس انڈر لائن کریں. بعض اوقات چند الفاظ بھی اہم ہو سکتے ہیں. تو اب اس پیسج میں دیکھیے, سب سے پہلے ہر پیسج کی طرح پہلا سینٹینس کی سینٹینس ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے, اور اسی کے اندر مقصد ہوتا ہے, پرپز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹائٹل بھی اسی میں چھپا ہوتا ہے. یہ بھی ایک سیکرٹ ہے کہ اکثر آپ سے کویشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ سلیکٹ اے سوٹیبل ٹائٹل, تو آپ نے ٹائٹل پہلے یا دوسرے سینٹینس میں سے نکالنا ہوتا ہے. تو اکثر پہلے سینٹینس میں ٹائٹل چھپا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر میں پہلا سینٹینس پڑھوں تو کیا ٹائٹل نکلے گا؟ پولوشن happens when harmful substances enter the air, water or soil and make them dirty. تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلا لفظ ہی ٹائٹل ہے, یعنی یہ پولوشن پرابلم سے متعلق ہے. تو یہ آپ کا ٹائٹل بن گیا, اور یہی کی ورڈ ہے اور کی آئیڈیا ہے کہ یہ پورا پیسج پولوشن سے ریلیٹڈ ہے. صحیح, تو ہمیشہ پہلا سینٹینس بڑے غور سے پڑھیں, کیونکہ اسی کے اندر پورے پیسج کی ٹیکسٹ کی سمری موجود ہوتی ہے, مقصد موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں سے ٹائٹل بھی نکال لیا اور آپ نے انڈر لائن کر لیا کہ پولوشن اینڈ میک دم ڈرٹی. آپ نے ہرگز یہ غلطی نہیں کرنی کہ اپنی سمری میں پہلا سینٹینس ویسے کا ویسا ہی لکھ دیں. آپ نے کاپی پیسٹ ہرگز نہیں کرنا, جو کہ سمری رائٹنگ اور پریسی رائٹنگ میں ایک جرم ہے, اور اس کی وجہ سے نمبر نہیں آتے. بلکہ پہلا سینٹینس تھوڑا سا انوکھا اور مختلف ہونا چاہیے. اس کو تھوڑا منفرد بنائیں گے تبھی تو نمبر آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اگلے نمبر 2 میں مجھے کوئی ایسے خاص معلومات نہیں ملی. تھرڈ میں مجھے معلومات ملی کہ بریدنگ پرابلمز آر دیئر. ٹھیک ہے, بریدنگ پرابلمز. فورتھ کو جب میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا میک پیپل سک, تو اس میں ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلمز آ جاتی ہیں, لوگوں کی بیماریاں آ جاتی ہیں, اور پولوشن جو ہے یہ ڈینجرس ہے 5th سینٹینس میں. اور 6th سینٹینس تو بڑا کمال کا سینٹینس ہے, اس کو سمری سینٹینس کہتے ہیں, اور اس میں خلاصہ موجود ہوتا ہے پورے پیسج کا, پورے ٹیکسٹ کا. اسے ہم نے اگنور نہیں کرنا. اس میں لکھا ہوا ہے سولوشن. دا گڈ نیوز از دیٹ وی کین آل ہیلپ ریڈیوس پولوشن. اچھی خبر یہ ہے کہ ہم سب مل کر پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. تو آپ ریڈیوس کو انڈر لائن کر لیں, آپ ساتھ پولوشن کو بھی انڈر لائن کر لیں بے شک. تو اس کا حل کیا ہے وہ آخری سینٹینس میں موجود ہے, جیسا کہ ریسائکلنگ, یوزنگ لیس پلاسٹک, واکنگ اور بائکنگ مور آفن. تو یہ اس میں سولوشنز لکھے ہیں. آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ لکھ لیں یا ایک لکھ لیں, لیکن سمری رائٹنگ میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی, آپ ایک مضبوط سا سولوشن لکھ دیں تو یہ بھی کافی ہے, ورنہ 2 سولوشنز لکھ دیں. ٹھیک ہے, آئیے اب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری سمری کیسے شروع ہوگی اور کیسے ختم ہوگی. صرف 2 سینٹینسز کی بات ہے, بالکل آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ پولوشن میکس دا تھنگز ڈرٹی. پولوشن, ہم نے یہ نہیں لکھنا happens when harmful substances enter the air جیسا کہ پیسج کی پہلی لائن میں لکھا ہے. نہیں نہیں, ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے, آسان کرنا ہے, کچھ اپنے الفاظ ڈالنے ہیں, آسان سے الفاظ. دیکھیے پولوشن بھی لکھا ہے اور میک them dirty یہ ہم نے انڈر لائن کر لیا ہے. آپ یہ کر لیں کہ پولوشن میکس دا تھنگز ڈرٹی. اگر تھنگس کی جگہ آپ انوائرمنٹ کا لفظ استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, پولوشن میکس دی انوائرمنٹ ڈرٹی. ٹھیک ہے, ڈرٹی کی جگہ آپ انکلین بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اب آپ کا پورا سینٹینس چینج ہو گیا اور اس کے اندر انٹروڈکشن آ گیا, تو آپ کا ایک سینٹینس مکمل ہو گیا چند الفاظ سے. لیکن آپ نے کبھی بھی کاپی پیسٹ نہیں کرنا. اب کیا لکھیں گے؟ پولوشن میکس دا انوائرمنٹ ڈرٹی یا پولوشن میکس دا تھنگس ڈرٹی. ٹھیک ہے, یہ پہلا سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم دوسرا سینٹینس کیسے لکھیں گے کہ اٹ کازز پرابلمس فار ہیومنز اینڈ اینیملز. ایسا ہی ہے نا, بریدنگ پرابلمس, میک پیپل سک. تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں, بے شک آپ کوئی اور جملہ لکھ لیجئے. اٹ کازز پرابلمس فار ہیومنز اینڈ اینیملز. اور یہ ہم اس کو یہاں ختم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا سولوشن بھی دینا ہے. اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں بٹ
ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा एक आइडिया और शामिल कर लें. बट वी कैन सॉल्व इट बाय रिसाइकलिंग. बट वी कैन सॉल्व इट बाय रिसाइकलिंग. देखिए मैंने इस पैसेज को, जिसमें 6 सेंटेंसेस थे, अंडरलाइन करके आसान बना लिया और उसके ज़रिए अपने अल्फाज में समरी लिख दी. आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. मैं आपको समरी दिखाता हूँ. ये एक सैम्पल समरी है. आप ये यूज़ कर लें या आपके दिमाग में सैकड़ों नहीं हज़ारों और आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया वही होगा जो पैसेज में दिया है. आप उन पैरामीटर्स, उन हदूद के बाहर नहीं जाएंगे, पोल्यूशन से मुतालिक ही लिखेंगे. तो उससे मुतालिक देखिए, पोल्यूशन मेक्स आवर इन्वायरमेंट अनक्लीन, डर्टी भी कह सकते हैं. इट हार्म्स पीपल एंड हर्ट्स एनिमल्स, बट वी कैन स्टॉप इट बाय रीयूजिंग थिंग्स एंड रिसाइकलिंग. देखिए मैं इसको मजीद आसान कर सकता हूँ. सेकंड सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो आपने मेरे साथ मिलकर बनाया था, पोल्यूशन मेक्स आवर इन्वायरमेंट डर्टी या अनक्लीन. दूसरा सेंटेंस बन सकता है कि इट कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बट वी कैन सॉल्व इट बाय रिसाइकलिंग. हमने इसको मज़ीद आसान कर लिया. ठीक है, तो इसके बाद आप टाइटल देखिए. टाइटल मैंने आपसे कहा था कि पहले सेंटेंस में मौजूद है पोल्यूशन प्रॉब्लम या पोल्यूशन कॉलन अ बिग प्रॉब्लम. तो आप कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. याद रखिए कि ये 3 बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं. नंबर 1, काउंट द सेंटेंसेस एंड कीप ओनली 1/3. सबसे पहला स्टेप ये है कि पैसेज में जहाँ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स हैं, आपने जल्दी से उनको काउंट कर लेना है. तो जितने सेंटेंसेस हैं उनका 1/3 निकालना है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे 6 सेंटेंसेस थे, हमने समरी 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं लिखनी. हाँ, अगर कोई बड़ा ज़रूरी ख्याल है तो हम उसको पहले या दूसरे सेंटेंस में एंड या बट लगाकर इजाफा कर सकते हैं. तो वो 3 सेंटेंसेस नहीं होंगे बल्कि 2 सेंटेंसेस ही कहलाएंगे. बस एक सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेकंड स्टेप ये था, नाउ अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़. पेन पेंसिल तैयार रखिए और फ़ौरन आप इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता. याद रखिए कि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी है, टाइम बहुत शॉर्ट है. तो एक मरतबा अंडरलाइन कर लेंगे तो आपका टाइम की हिफाजत हो जाएगी. नंबर 3, फाइनली री राइट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं और वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेंटेंस उठाए पैसेज में से और लिख दिए. ये समरी और प्रेसिव राइटिंग के बिल्कुल मुखालिफ है, गलत है, एक तरह से जुर्म है. और इसकी सज़ा ये है कि जो एग्ज़ामिनर है, पेपर चेकर, वो फिर नंबर नहीं देते और फिर आपके नंबर कम आते हैं. तो आपने अपने खूबसूरत अल्फाज में, आसान अल्फाज में वही बात लिख देनी है और मुख्तसर करके. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं. आप बेशक इनको रिवाइज़ कर लीजिए. उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक इंशाल्लाह फ़ायदा देगी. याद रखिए हमारे 2 चैनल्स हैं. एक मुकम्मल तौर पे इंग्लिश में है, प्रोफेसर नेविज़ इंग्लिश प्लेटफॉर्म, और दूसरा नज़दीक इंग्लिश उस्ताद, ये उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ है. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आसान लेकिन स्टैंडर्ड स्टाइल में सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल्स विज़िट कीजिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.